हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इज़ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सिंपल चीज़ें जो ऑलरेडी आप जिनको जानते हैं, जिनको आप अच्छे से समझते हैं, उनसे आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। लाइक आपको ABCD आती है तो स्टार्टिंग में आपको ABCD सिखाई जाती है, फिर उसके बाद आपको वर्ड फॉर्मुलेशन सिखाई जाएगी। लाइक HE ही होता है, SHE शी होता है। उसके बाद बड़े बड़े वर्ड सिखाए जाते हैं ताकि आप चीज़ों को धीरे धीरे करके समझ सकें। दैन फ्रॉम नॉन टू अननोन। फ्रॉम नॉन टू अननोन का मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते हो उनसे किन चीज़ों की तरफ बढ़ना जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं। दैन फ्रॉम सीन टू अनसीन। जो चीज़ें आपने देख रखी है पास्ट में उन सबको अंडरस्टैंड करना और उन सबको रिलेट करना अपनी फ्यूचर चीज़ों के साथ। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट happen with a concrete object and afterward they gain micro words for them। उसका मतलब क्या हुआ? आपको जो स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है? पहले वो छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है, माइक्रो वर्ड्स को सीखता है और उसके बाद उनके पीछे के सभी रीजंस, उन सब के लॉजिक्स को समझने की कोशिश करता है। फ्रॉम हॉल टू पार्ट। Gestalt psychologists have proved that we first see the whole object, then see its part। दैट मीन आप पहले पूरी चीज़ को देखते हैं एंड देन उसके बाद उसके पार्ट को देखते हैं। फॉर सपोज आपने एक प्लांट देखा तो सबसे पहले आपने पूरा प्लांट देखा, उसके बाद आप उसकी स्टेम देखोगे, उसकी लीव्स देखोगे, फ्लावर्स देखोगे, फ्रूट देखोगे। आप क्या 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 किया? पूरे के पूरे पेड़ को एनालाइज कर दिया। तो हम बोल सकते हैं ना, पहले आप बड़ी चीज़ को देखते फिर उसके बाद उसके से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। फ्रॉम psychological to the logical। During initial stage, psychological order is more important, whereas for the grown-up learner, logical order is emphasized more। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपकी जो इनिशियल स्टेज होती है ना, उस पर आपकी जो साइकोलॉजिकल पावर है ना, उस पर ज़्यादा मेन फोकस किया जाता है और लॉजिकल पावर धीरे 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 आपकी बढ़ती जाती है। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इनिशियली द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इज़ वेग। एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू द पार्ट एंड दीज आर स्टडीज़। इसका मतलब क्या हुआ? जो पूरी प्रॉब्लम है स्टूडेंट एक बार में तो उसको समझ नहीं सकता। अब आप क्या करोगे? उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ताकि वो ईजिली समझ सके। लाइक जो आपका पूरा सिलेबस है उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। रीज़न क्या है? आप एक एक करके सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझ सको। चैप्टर्स को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया गया है। रीज़न क्या है? ताकि हर एक टॉपिक को आप ईजिली क्लियर आउट करते चलो। Then we have training of senses. Senses like sight, hearing, taste, smell, touch are the gateway to the knowledge। जब आप चीज़ों को देखते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, उससे जो आप समझने की पावर है वो भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हम मानते हैं ना, लाइक हमें कोई एक बार बता दे कि पेड़ होता है, ऐसा होता है, उसके ब्रांचेज होते हैं, स्टेम होता है, रूट होती हैं, और सिर्फ वर्बली वो हमें बताया गया है, कभी हमें विजुअलाइज दिखाया नहीं गया, तो आप कभी उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। बट जिस दिन आपको उस पेड़ को दिखा देते हैं तो लाइफ टाइम आपके दिमाग में एक मेमोरी छप जाती है कि हाँ पेड़ ऐसा होता है, उसकी ब्रांचेज ऐसी होती हैं, एप्पल का प्लांट ऐसा दिखता है, बनाना का प्लांट ऐसा दिखता है, ऑरेंज का प्लांट ऐसा दिखता है। आप ईजिली डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हो। रीज़न क्या है? क्योंकि जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्होंने उन चीज़ों को एनालाइज कर लिया है। Then we have a classification of teaching and instructional objective। अब आपको कैसे क्लासीफाई किया है? There are two ways of classifying instructional objective। One classification is given by Bloom and other classification is given by Gage and Briggs। Firstly, we will deal with the Bloom classification of teaching। First, we have a cognitive domain। Cognitive domain, it related to the development of intellectual capability and it is a core learning domain। ये किससे रिलेटेड है? आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं उन सब से रिलेटेड है और ये आपका जो बेसिक लर्निंग डोमेन है आपका क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। सो इसमें आप किन की चीज़ों को पढ़ोगे? फर्स्टली वी हैव ए नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या हुआ? इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और द कंटेंट। जो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं उन सबको रिकॉल करना, दैट इज़ नॉलेज। देन वी हैव कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या हुआ? इट इज़ एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ मटीरियल। जो भी मटीरियल आपने पढ़ा है उसका मीनिंग फाइंड आउट करना। देन वी हैव एप्लीकेशन, अब उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। देन वी हैव एनालिसिस, एनालाइज करना, दैट मीन
उसको ब्रेक डाउन करना अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना. Then we were synthesis. Synthesis is basically about the combining the constituent part to make it as a whole. एनालिसिस में आपने ब्रेक डाउन किया था, सिंथेसिस में आप उसको क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे. देन वी इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, आपकी जजमेंट पास करना. इट इन्वॉल्व जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मैथड एंड मटीरियल फॉर द पर्टिकुलर पर्पज. देन वी अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन किस में डील करेगा, आपकी affections like attitude, motivation, willingness to participate, valuing what is being learned and ultimate incorporating the value of discipline in the way of life. ठीक है, अफेक्टिव डोमेन आपके एटीट्यूड, मोटिवेशन, इन सब पे इम्पैक्ट करता है. इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, फर्स्ट रिसीविंग, कुछ रिसीव करना, दैट मीन विलिंग टू लिसन, आप चाहते हो कुछ सुनना. रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड का मतलब क्या हुआ, आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो. वैल्यूइंग, विलिंग टू बी इन्वॉल्व, आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो. ऑर्गेनाइजिंग, विलिंग टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, आप अपने आइडियाज़ को देना चाहते हो. कैरेक्टराइजिंग, विलिंग टू चेंज वन बिहेवियर, लाइफ स्टाइल और द वे ऑफ लाइफ, अपना बिहेवियर चेंज करना, वे ऑफ लाइफ को चेंज करना. देन वी हैव साइकोमोटर डोमेन. इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स. ये किसके रिगार्डिंग है, आपकी टेक्निकल स्किल के रिगार्डिंग है. इसमें फर्स्ट हमारा आता है इमिटेशन. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल बाय अनदर इंडिविजुअल इज एसेंशियल फॉर इमिटेशन. एक जो स्किल्ड पर्सन है वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किस मशीन को कैसे चलाना है. दैन वी हैव मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करना. ए लर्नर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद वेरियस एस्पेक्ट लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. वो क्या करता है, वो अपनी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है, मशीनरीज को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है और उसमें अपनी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है. दैन वी हैव प्रिसीशन. प्रिसीशन का मतलब क्या है, एक्यूरेसी दिखाना किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में. अपनी प्रैक्टिसेस को इंक्रीज़ करके अपनी एक्यूरेसी, दैट मीन आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाओगे तो जो आपका एक्यूरेसी रेट है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा. देन वी हैव आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन मीन्स अचीविंग अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिसेस. आपकी जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है दोनों को कंसिडर करना. काम टाइम पे भी होना चाहिए और कॉस्ट को भी कंसिडर करना चाहिए ताकि आपका ज़्यादा खर्चा ना लगे. इसलिए कैसे पॉसिबल है, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे. देन वी हैव नेचुरलाइजेशन. स्किल इज इंटरनलाइज्ड एंड an individual is able to adapt, modify or design new technologies, method or procedure according to the requirement of situation. अब क्या है, स्किल आप सिखा चुकी हैं, अब क्या करेगा इंडिविजुअल, जैसे जैसे समय की मांग होगी ना उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, मैथड्स, प्रोसीजर्स का यूज़ करेगा. देन वी हैव गेन एंड ब्रिंग क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग. हमने एक ब्लूम का तो पढ़ लिया था, अब हम गेन एंड ब्रिंग का पढ़ेंगे. फर्स्ट वी हैव इंटेलेक्चुअल स्किल्स. इंटेलेक्चुअल स्किल्स का मतलब क्या होता है, दीज स्किल्स दैट आर क्रूशियल फॉर डीलिंग विद एनवायरनमेंट. जो अगर आपको एक इन्वायरमेंट में रहना है, उसमें डील करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. देन वी हैव कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज. दीज इंक्लूड मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर वन ऑन लर्निंग. आप अपनी समझने की पावर के लिए क्या क्या मेथड्स का यूज़ करेंगे उसके रिगार्डिंग रहेगा. देन वी हैव वर्बल इन्फॉर्मेशन. वर्बली आप, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इंडिविजुअल एक्वायर. जो एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी नॉलेज को एक्वायर करता है, दैट इज़ योर वर्बल इन्फॉर्मेशन. देन वी हैव मोटर स्किल. मोटर स्किल दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम. देन वी हैव एटीट्यूड. एटीट्यूड दे रेफर टू द इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट मीन अंदर की पावर, दैट मीन इंटरनल पावर के बारे में बात करते हैं. देन वी हैव मैथड ऑफ टीचिंग. कौन कौन से मैथड्स है टीचिंग के, फर्स्ट लार्ज ग्रुप टीचिंग मैथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मैथड्स एंड इंडिविजुअलाइज टीचिंग मैथड. फर्स्ट वी हैव लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ाना है. तो फर्स्ट वी हैव लेक्चर मेथड. एक टीचर है अपना पूरा का पूरा लेक्चर डिलीवर करेगा. इसमें क्या करेगा, अगर टीचर चाहे, स्टूडेंट चाहे तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. देन वी हैव टीम टीचिंग मेथड. अब उसमें क्या करेगा, वो इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ करेगा. उसमें वो ग्रुप में डिवाइड कर देगा ताकि बच्चे आराम से चीज़ों को सीख सके, क्योंकि एक पूरे के पूरे क्राउड को एक साथ पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वो ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड कर देगा. दैन वी हैव टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन. अब आप वो क्या कर रहे हैं,
एक वीडियो को शो कर रहा है और उससे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो टीचिंग में। देन वी व स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। अब छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको पढ़ाना है। ये आपके 3 से 12 तक के बच्चों के ग्रुप रहेंगे, तो उसमें आपको उन बच्चों को पढ़ाना है। तो स्मॉल ग्रुप मेथड में आपने क्या किया, जो छोटे जो थोड़ा थोड़ा सा ग्रुप है उसमें आपने बच्चों को पढ़ाया। उसमें क्या करो, आप पर्सनल इंटरेक्शन भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपके साथ ईजिली डील कर सकता है, वो आपसे समझ सकता है। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो वो ईजिली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इन द सेम वे अगर वो ग्रुप बहुत बड़ा होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट शाय फील करने लगता है कि इतने सारे लोगों के बीच में वो कैसे किसी भी क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है। मे बी टीचर उसको डांट दे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो स्मॉल ग्रुप्स हैं वो बहुत अच्छे मेथड माने गए हैं टीचिंग के लिए, ताकि उसमें इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप लार्ज ग्रुप मेथड के थ्रू ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ कन्वे करना है, आपको इंटरेक्शन नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को कन्वे करना है लोगों तक, तो आप लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमने पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होते हैं, उसके कितने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके टाइप्स पढ़े हैं। फिर उसके बाद हमने इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं सब में से आते हैं। अब हम इसके बाद इसके MCQ भी करेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग होंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको मोर भी बहुत सारी वीडियोज़ चाहिए रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।